स्टार्ट कर लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आज जो बेसिकली हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है हमारे पास एक्सरेज। एक्सरेज के अंदर हम लोग जो है वो लंग्स एक्सरेज हैं जिसके अंदर लंग की पैथोलॉजीज हैं, जिसके अंदर हमारे पास कार्डियक की पैथोलॉजीज हैं। इसके अलावा एक्सरेज के अंदर हमारे पास वीयूआरस हैं, एमसीयूजीज हैं, जो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं टॉक्स से रिलेटेड। और इसके अलावा हमारे पास किडनी स्टोन्स के कुछ एक्सरेज हैं और मल्टीपल ओवर एक्सरेज हैं जो कि हम आज पढ़ेंगे। बेसिकली एक्सरेज हमने देखना है कि हम एक्सरेज रीड कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक्सरेज होते क्या हैं। ठीक है, एक्सरेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि वेरी शॉर्ट वेवलेंथ है, हाई एनर्जी है और मल्टीपल मटेरियल से गुजर सकती हैं, जिसमें इंक्लूडिंग ह्यूमन टिश्यूज हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सरेज बेसिकली हर टिश्यू की एक डिफरेंट हमारे पास इमेजिंग आ रही होती है। जैसे बोन की इमेजिंग डिफरेंट है, हमारे पास लंग्स की इमेजिंग डिफरेंट है। ठीक है, मल्टीपल जो हमारे पास टिश्यूज हैं वो मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल जो रेज एब्जॉर्ब करते हैं और उस एब्जॉर्प्शन की बेस के ऊपर हमारे पास उनकी कलर कोडिंग आ रही होती है एक्सरेज की। अब हमारे पास बेसिकली एक्सरेज तो हमारे लिए समझना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास एक एक्सरे आता है तो उसको हमने रीड कैसे करना है। बेसिकली हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब जब भी हमारे पास एक्सरे आता है, एक्सरे हमारे पास या तो थ्योरी के साथ आता है कि थ्योरी थ्योरेटिकल उन लोगों ने एक हमारे पास स्टेशन होता है। लाजमी एक्सरे आता है, लाजमी 110%। ठीक है, थ्योरेटिकल एक स्टेशन होता है। थ्योरेटिकल स्टेशन के अंदर जी हमारे पास एक कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल कार्डियो में अक्सर एक्सरेज आते हैं, लंग्स के अंदर एक्सरे, मतलब एक्सरे आपका ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टेशन आपके कवर कर देते हैं। रीनल का कोई आ गया उसमें एक्सरे आएगा। आपके पास कार्डियो आ गया उसमें एक्सरे आ सकता है ईसीजी के साथ। आपके पास जीआई का कोई आ गया एक्सरे आ सकते हैं। नियोनेटल कोई स्टेशन है उसमें एक्सरे आ सकता है। मतलब एक्सरे, अगर आपको एक्सरे आपको पढ़ना आता है, इट मींस यू कैन कवर ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टेशन। और एक्सरे, हर एक्सरे रीड करने का नंबर है। अगर आपको थ्योरी नहीं भी आती, आप एक्सरे रीड कर लेते हो, आपको इतनी महारत है कि जी मैंने एक्सरे रीड कर लिया, तो आपको वहां पे नंबर मिल सकता है। एक्सरे इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक्सरे रीड करना, कैसे रीड करना है? हम लोग बेसिकली हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, एक्सरे पकड़ा, एक हमने बता दिया जी एक्सरे के अंदर ये फाइंडिंग है, ये फाइंडिंग है, दैट्स इट। लेकिन एक्सरे रीड करने का तरीका होता है। एक्सरे जब आप नॉर्मली आप याद करें कि जब आप लोग हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट का एक्सरे देखते हैं, एक्सरे इस तरह से होता है कि आपने एक्सरे रखा, एक्सरे के अंदर आपके पास नीचे पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट की जिस हॉस्पिटल में हुआ होता है वो हॉस्पिटल का नाम होता है, एमआर नंबर होता है और साथ उसकी डेट होती है कि वो किस टाइम पे एक्सरे हुआ है। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, उसकी पोजीशन। एक्सरे जो है वो आपके पास एक्सरे की पोजीशन क्या है, मतलब एक्सरे किस एरिया का है, एक्सरे की पोजीशन क्या है। फॉर एग्जांपल, एक्सरे आपके चेस्ट का एक्सरे है तो वो डिफरेंट होगा, एक्सरे पेल्विस है वो डिफरेंट होगा, एक्सरे हैंड है वो डिफरेंट होगा, एक्सरे लोअर लिम्ब है वो डिफरेंट होगा, एक्सरे फीमर, टीबिया, एवरीथिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए ये एक्सरे है किस चीज का। फिर पोजीशनिंग, बेसिकली इंपॉर्टेंट बात यह है पोजीशनिंग हमारे पास क्यों इंपॉर्टेंट है। पोजीशनिंग पीए और एपी व्यू, जो हर बंदा कंफ्यूज करता है कि ये पीए है या एपी व्यू है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये नियोनेट्स के अंदर अक्सर अक्सर क्या 100% नॉर्मली एपी व्यू ही होता है, और जो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है जो कि खड़ा हो सकता है उसमें हम लोग पीए व्यू करवाते हैं। पीए व्यू जरा ज्यादा क्लियर होता है। पीए व्यू के अंदर कार्डियक शटल नॉर्मल होता है, क्लेविकल जो है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस्ड होती हैं। तो जरा पीए व्यू के अंदर हमारे पास अच्छी फाइंडिंग, अच्छी इमेज आती है। एपी व्यू के अंदर क्लाविकल थोड़ी जरा अपवर्ड डिस्प्लेस्ड होती हैं, कार्डियक शैडो इनलार्ज्ड होता है, तो एपी व्यू बेसिकली नियोनेट्स के अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। उसके बाद आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट पढ़ ली। उसके बाद आपने ये पढ़ लिया कि ये एक्सरे किस जगह का है, फिर ये पढ़ लिया कि एक्सरे की पोजीशन क्या है, और फिर एट द एंड आपने देखना है कि क्वालिटी कैसी है एक्सरे की। एक्सरे आइदर एक्सपोजर उसका ठीक है या एक्सपोजर उसका खराब है। एक्सपोजर आप कैसे देख सकते हो, एक्सपोजर उसका आप उसकी नीचे जो उसकी जीआईटी की जो एयर बबल, एयर फ्लूइड लेवल्स हैं, उससे देख सकते हो कि एक्सपोजर कैसा है। आप बोन्स देख सकते हो कि बोन के ऊपर एक्सपोजर किस तरह का आ रहा है। ठीक है, ये चीजें देखने के लिए एक्सपोजर देख सकते हो आप।
अच्छा, उसके बाद आपने इसकी अलाइनमेंट देखनी है कि अलाइनमेंट कैसी है। अलाइनमेंट आप कैसे देख सकते हो? अलाइनमेंट आप वर्टिब्रास से देख सकते हो। वर्टिब्रास स्ट्रेट होनी चाहिए, आप उसे अलाइनमेंट देख सकते हो कि रोटेटेड फिल्म है या स्ट्रेट फिल्म है। ठीक है, ये बता दिया। सबसे पहले क्या, सर दिस इज एन एक्सरे ऑफ अ 3 year old child, PA एक्सरे चेस्ट, PA व्यू with good exposure and no rotation, there is no rotation। अच्छा, उसके बाद आपने सिस्टमिक अप्रोच कर ली। सबसे पहले आपने उसकी जर्नल ओवरव्यू दे दिया। एक्सरे इसका है, इस बच्चे का है, ये PA व्यू है या AP व्यू है। उसके बाद आपने उसकी कौन सी जगह का एक्सरे है, क्या ये रोटेटेड फिल्म है, एक्सपोजर कैसे है, 4-6 बातें आपने बता दी। फिर इंपॉर्टेंट बात क्या है, ABCD अप्रोच। बहुत आसान अप्रोच है ये। अगर आप ये निमोनिक रख लेना ABCD, आप ये नहीं भूलेंगे। हम क्या करते हैं, एक्सरे पकड़ा, एग्जाम में जो गलतियां होती हैं, एक्सरे पकड़ा, मैम देयर इज एन ओपेसिटी ऑन द राइट साइड ऑफ द लंग। ऐसे नहीं करना। आपने एक्सरे जब करना है तो प्रॉपर रीड करना है और थोड़े टाइम में रीड करना है, क्योंकि ये थ्योरी के साथ अक्सर एक्सरे होता है। तो ऐसा ना हो कि आप एक्सरे लेके अपने 8 मिनट में से 4 मिनट वहीं एक्सरे पे जाया कर दें और जो 4 मिनट बचे ना एग्जामिनर को पता चले कि आपको कितना आता है, और आप अपना जितना आपके पास नॉलेज है, जो आप इतने अरसे रिवाइज करके गए, याद करके गए हैं, वो भी कुछ ना है आपको। ठीक है, तो एक्सरे थोड़ी देर कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफ उसको रीड करके बता देना, दैट्स इट। अच्छा, अब हमें ये पता चल गया। अब ABCD अप्रोच है। सबसे पहले आपने जब एक्सरे देखा, एक्सरे में सबसे पहले आपने ट्रेकिया को लेना है। ले जी, एक्सरे इस जगह का है, ये इस बच्चे का है, रोटेटेड नहीं है। सर ट्रेकिया इज इन अ मिड लाइन पोजिशन, या ट्रेकिया शिफ्टेड ऑन द राइट, या ट्रेकिया शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद आपने लंग्स के ऊपर कमेंट करना है। ए से एयरवे, एयरवे क्या है, ट्रेकिया। फिर आपने लंग्स पे कमेंट करना है। लंग्स में क्या है, ब्रीदिंग। ठीक है, बी से हो गया ब्रीदिंग और लंग्स। लंग्स में आपने बता देना कि जी लंग्स फील्ड कैसी हैं, कंसोलिडेशन है नहीं है। आपको कोई, आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं हो, ठीक है, आपने सिर्फ इतना बताना है कि आइदर देयर इज कंसोलिडेशन और देयर इज इनफिल्ट्रेशन, और आइदर देयर इज निमोथोरेक्स, हाइपर इन्फ्लेशन, होमोजेनस हेट्रोजेनस ओपेसिटीज, दैट्स इट। इससे ऊपर की नीचे की बातें आप लोगों ने नहीं ना तो याद करनी है और ना ही इम्पोर्टेंट है। ना वहां पे जो बैठे हैं उनको एक्सरेज जो हैं वो कोई रेडियोलॉजिस्ट है, ना आप जो जा रहे हो ना आप रेडियोलॉजिस्ट हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सर ये ट्रेकिया सेंट्रली प्लेस्ड है और देयर इज हेट्रोजेनस ओपेसिटी और होमोजेनस ओपेसिटी, और आइदर देयर इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी रिब्स होती हैं, आपका कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, कार्डियोफ्रेनिक एंगल कितना होना चाहिए, कितना फील्ड उसकी फील्ड डार्क होती है नहीं होती, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट साइज के ऊपर लाजमी कमेंट करना है। हार्ट साइज सबको पता है कि जी मोर देन 50% से ज्यादा होता है तो इट्स सिग्निफिकेंट। आपने उसका हार्ट साइज ले लेना है। दो तरीके होते हैं, इधर आप अपनी 2 फिंगर से ले लेते हो या आप उसको मैयर कर लेते हो कि जी ये हार्ट साइज अगर 50% से कम है तो इट्स नॉर्मल, अगर हार्ट साइज 50% से ज्यादा है तो इट मीन कार्डियोमेगैली है। अगर आपको कार्डियोमेगैली मिलती है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये PA व्यू तो, AP व्यू तो नहीं है, क्योंकि AP व्यू में कार्डियोमेगैली होती है। उसके बाद कार्डिक स्टिलेट। इसका मतलब क्या है, ये कार्डिक शेडोज हैं। कार्डिक शेडो क्या है, कार्डिक शेडो आपके पास आपके एक्सरे के अंदर राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और सॉरी राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम आपके पास मौजूद होती है। अगर आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हुई हो तो आपके पास पल्मोनरी कंकल एक नजर आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो पल्मोनरी वेस्कुलेचर समटाइम्स नजर आ रहा होता है, तो इसलिए कार्डिक स्टिलेट इसको कहते हैं। और इस पे आपने लाजमी कमेंट करना है कि सर कार्डिक स्टिलेट इज नॉर्मल। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल राइट साइड के ऊपर ओपेसिटीज बनी हुई है और राइट साइड के ऊपर आपके पास राइट एट्रियम नहीं नजर आ रही, तो इट मींस आप कहेंगे सर ऑन द राइट साइड कार्डिक स्टिलेट कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट है आपके पास। अच्छा, उसके बाद जब आपने एयरवे पे कमेंट कर दिया, ब्रीदिंग पे कमेंट कर दिया, कार्डिक शेडो पे कमेंट कर दिया, फिर आपने डिसेबिलिटीज जिसमें बोन्स और डायफ्राम उस पे कमेंट करना है कि सर ऑल अदर ऑशियस स्ट्रक्चर्स आर नॉर्मल। ठीक है, एंड द डायफ्राम इज नॉर्मल। डायफ्राम अलोंग विद अदर ऑशियस स्ट्रक्चर आर नॉर्मल, दैट्स इट। यहाँ पे आपका
एक्सरे की रीडिंग खत्म हो जाती है। अब इस एक्सरे के अंदर जब आप बता दोगे तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि जी अब बताएं कि अब आपने एक्सरे रीड कर लिया है, अब आपका डायग्नोसिस क्या है। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने एक्सरे रीड कर लिया तो आप ऑलमोस्ट 80% पहुंच चुके हो अपने डायग्नोसिस के ऊपर, और थ्योरी बेस्ड के ऊपर आप 100% पहुंच चुके होगे अपने डायग्नोस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं एक्सरेज दिखते कैसे हैं। ये हमारे पास एक सैंपल एक्सरे है। ऊपर ट्रेकिया, जो आपके पास ब्लैक से एक शेडो आ रहा है वो ट्रेकिया है। ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस को उसने मार्क किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद क्लेविकल मार्क हुई हुई है। कैरिना मार्क हुई हुई है। कैरिना क्या है? कैरिना वो पॉइंट है जहां से आपके ब्रोंकस डिवाइड होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस डिवाइड होते हैं। उसके बाद उसने राइट हेलियम और पल्मोनरी आर्टरी को, सेम गोज विद द लेफ्ट हाइलम और पल्मोनरी आर्टरी एओर्टिक नॉब को उसने मार्क किया हुआ है। राइट एट्रियम को मार्क किया हुआ है। ठीक है। ये जो आपके पास आ रहा है, माउस नजर आ रहा है मेरा? अच्छा, ये जो आपके पास आ रहा है ये आपके पास राइट एट्रियम है। सेम गोज विद द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और ये लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद लेफ्ट हेमी डायफ्राम हो गया, राइट हेमी डायफ्राम हो गया, और कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स हो गए। कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आपके पास मिनिमल सी फ्यूजन हुई भी हो तो आपके पास कोस्टोफ्रेनिक एंगल की ब्लंटिंग होती है सबसे पहले। ठीक है। तो इसलिए कोस्टोफ्रेनिक एंगल आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपने देखना है तो ये चीजें कोस्टोफ्रेनिक एंगल लाजमी देखना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ऑशियस स्ट्रक्चर जरूर देखना है कि आपके पास ह्यूमरस जो नजर आ रही है, आपके पास ये जो रिब्स नजर आ रही हैं, क्या ये इंटैक्ट? ये ब्रेस्ट शेडो है। ठीक है, ये ब्रेस्ट शेडो आ रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि पेशेंट को कोई एंडोट्रेकियल ट्यूब तो नहीं डली हुई। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है नियोनेट्स के एक्सरेज होते हैं जिसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डली होती है। ठीक है। उसके बाद आपने देखना होता है कि कोई ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को यूवीसी लाइन डली हुई है या एनजी ट्यूब डली हुई है या कोई और इसके अंदर अलग फाइंडिंग है, पेस मेकर डला हुआ है या कुछ भी ऐसी चीज है जो कि सिग्निफिकेंट है। अच्छा, अब इसको हम सिंपल सा इस एक्सरे को रीड कर लेते हैं कि सर दिस इज एन एक्सरे of a 42 या 2 year old child, PA view, chest. ठीक है। सर द ट्रेकिया with good exposure, sir the trachea is centrally placed. Lungs fields, there is lung fields are unremarkable. Cardiac stellate, there is no finding in cardiac stellate and cardiac shadow is normal. Every other osseous structure is unremarkable. That's it. ये सिंपल आपका एक्सरे। अच्छा, आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन पीए एंड एपी व्यू, ये आप लोगों को भी पता है। ठीक है, कि आपने पीए और एपी व्यू कैसे होता है। पीए व्यू में एक्सरे प्लेट पेशेंट का फेस एक्सरे प्लेट के ऊपर होता है और पीछे से रेज आती हैं। सेम गोज विद द एपी व्यू के अंदर आपके पास पेशेंट की बैक के ऊपर एक्सरे प्लेट होती है और पेशेंट फेसेस द एक्सरे सोर्स होता है। अच्छा, इमेज क्वालिटी पीए व्यू की बेटर होती है, एपी व्यू की नहीं अच्छी होती। हार्ट साइज पीए व्यू के अंदर बेहतर होता है और एपी व्यू के अंदर हार्ट मैग्निफिकेशन होती है। ठीक है। लंग फील्ड क्लियर होती हैं पीए व्यू के अंदर और एपी व्यू के अंदर लेस शार्प होती है। मीडिया एस्टिनम मोर एक्यूरेट होते हैं पीए में और एपी व्यू के अंदर जरा डिस्टॉर्टेड होते हैं। क्लेविकल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, गो फॉर द क्लेविकल, गो फॉर द हार्ट साइज। हार्ट साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लेविकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर बाकी सब कुछ भूल गया है, गो फॉर द हार्ट साइज एंड क्लेविकल, दैट्स इट। अच्छा, अब ये कुछ एक्सरेज हैं जो कि हमारे पास टॉक्स के अंदर आते हैं और यही इन्हीं में से एक्सरे आना है। इन्हीं में से रिस्पायरेटरी इन्हीं में से आना है, हार्ट का इन्हीं में से आना है, जीआई का इन्हीं में से ही आना है। ठीक है। जीआई के अलावा आपके पास जो भी हेमाटोलॉजिकल मसले हैं वो सारे इसमें आने हैं, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिकल मसले हैं वो सारे एक्सरे इसमें आने हैं। तो ये बेसिकली ये स्लाइड है जो कि आपने इनमें से आपके पास कोई भी एक्सरे मिस नहीं होना चाहिए। ये एक्सरे आपने याद कर लें, बेशक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा। अच्छा, अब
सबसे पहला एक्सरे ये है, ये एक सैंपल हमारे पास एक्सरे है, ठीक है। इसके अंदर क्या नजर आ रहा है? या एक्सरे है चेस्ट का, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास क्या नजर आ रही है? आपके पास एक ओपेसिटी है, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर है, लेफ्ट साइड से ओपेसिटी जो कि अपवर्ड जा रही है, ठीक है। और आपके पास ट्रेकिया जो है वो टुवर्ड द लेफ्ट शिफ्टेड है, राइट, सॉरी। अच्छा, अब ये क्या सीन है? ये क्या, किस चीज का एक्सरे है? ये प्लूरल इफ्यूजन का एक्सरे है। प्लूरल इफ्यूजन बेसिकली सिंपल सा, एक मैं आप लोगों को मेथड वैसे बता देता हूँ। ग्लास समझें कि ये ग्लास है, ठीक है, और ग्लास के ऊपर ये एक वाटर, जिस तरह से पानी के ऊपर सरफेस होती है ना, सेम गोज हेयर, ये एक सरफेस की तरह नजर आती है, ये जो आपके पास लेफ्ट साइड है इसकी, ठीक है। आप इसको प्लूरल इफ्यूजन कह सकते हो। राइट साइड के ऊपर देखें कि कॉस्टोफ्रेनिक एंगल की भी ब्लरिंग है, ठीक है। ये प्लूरल इफ्यूजन का एक्सरे है। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा? ट्रेकिया विल बी फिनोमेना चल रहा होगा ट्रेकिया के अंदर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फ्लूइड आ गया। प्लूरल इफ्यूजन के अंदर जब फ्लूइड आ गया तो फ्लूइड ने ट्रेकिया को ऑपोजिट पुश किया, और ये आपके पास पुश फिनोमेना आ गया। अच्छा, आगे प्लूरल फ्यूजन का एक्सरे है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास एक्सरे अक्सर आ जाता है। बताएंगे, एक आपके पास मरीज आया है जिसको कफ है, और ब्लडी कफ है, ब्लडी कफ विद एब्सेस, और कफ जो म्यूकस जो आ रहा है वो बहुत स्मेली म्यूकस है। पेशेंट जो है वो एसओबी के साथ प्रेजेंट किया है, और सिनेरियो इस तरह से आएगा कि आपके पास एसओबी के साथ मरीज आया है जो कि आपके पास म्यूकस, बहुत स्मेली म्यूकस के साथ है, समटाइम ब्लड इन द म्यूकस आ जाता है, और इट्स बीन लाइक 2 to 3 वीक्स, जिसके बाद जो है, जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर चल रहा है 2 to 3 वीक्स से ऊपर, ठीक है। बेसिकली आपके पास ये एक्सरे आएगा, वो कहेंगे जी आप बताएं, रीड करें इस एक्सरे को। तो आपने सिंपल सा देखना है एक्सरे के अंदर क्या चीज सिग्निफिकेंट है। एक्सरे के अंदर आपके पास राइट साइड के ऊपर एयर फ्लूइड लेवल बना हुआ है, ये एयर फ्लूइड लेवल है, और साइड्स के ऊपर आपके पास एडजेसेंट कंसोलिडेशन है, ठीक है। ये एयर फ्लूइड लेवल है और ये कंसोलिडेशन बनी हुई है, इट मींस। और उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री है कफ की, स्मेली स्पूटम की, फीवर फ्रॉम 2 वीक की, ठीक है। तो ये आपके पास स्ट्रेप निमोनिया कैन कॉज लंग एब्सेस। तो आप इसका बेसिकली जो है ना वो आप इसको रीड करोगे कि सर दिस इज एन एक्सरे ऑफ द एक्स वाई जेड विद ट्रेकिया सेंट्रली प्लेस एंड देयर इज अ एयर फ्लूइड लेवल प्रेजेंट इन द राइट अपर जोन, ठीक है, विद एडजेसेंट कंसोलिडेशन। तो वो पूछेंगे बट योर पॉसिबल डिफरेंशियल डायग्नोसिस? सर मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस लंग एब्सेस है, ठीक है। तो आगे से आपकी थ्योरी वहां से शुरू हो जाएगी कि जी अच्छा आप मुझे बताएं कि लंग एब्सेस को आप कैसे ट्रीट करेंगे, क्या एंटीबायोटिक्स देंगे, ड्रेन कब करेंगे आप इसको, ठीक है। तो लंग्स एब्सेस आजकल मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट होती है, ठीक है। 94-95% लंग एब्सेसिस जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट हो रही है। आजकल सर्जिकल मैनेजमेंट लंग एब्सेस की बहुत डिक्रीज है। हाँ, एंटीबायोटिक्स असर ना कर रही हो, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का रिस्पॉन्स ना आ रहा हो, फीवर ना जा रहा हो, थिक एब्सेस हो, ठीक है, तब आप इसको ड्रेन कर सकते हो। लेकिन आजकल सर्जिकल मैनेजमेंट बहुत कम है लंग एब्सेस की, और मेडिकल मैनेजमेंट्स आर वेरी मच बीइंग यूज्ड। अच्छा, लंग एब्सेस। अच्छा, ये एक्सरे, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट एक्सरे, ठीक है। आपके पास ये एक्सरे आता है, मरीज 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड है या 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, एसओबी के साथ प्रेजेंट किया है। आपने जब उसको ऑस्कल्टेट किया तो उसके अंदर डिक्रीज एयर एंट्री है ऑन द राइट साइड, ठीक है, परकशन नोट आपकी डल हो रही है, और पेशेंट जो है वो आपको ऑक्सीजन 2 लीटर अटैच किया है। व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कीपिंग व्यू ऑफ दिस एक्सरे? तो आप इसको एक्सरे वही सेम गोज के सर, एक्सरे पीए व्यू है, सॉरी एपी व्यू है, एक्सरे एपी व्यू है लंग्स का, ठीक है, और विद गुड एक्सपोजर, नो द फिल्म इज नॉट रोटेटेड, विद ट्रेकिया सेंट्रली प्लेस्ड, ठीक है, विद होमोजेनस ओपेसिटी प्रेजेंट ऑन द मिडल जोन, ठीक है। आप इसमें मिडल लोब का जिक्र नहीं करोगे, आपने मिडल
जोन का जिक्र करना है, क्योंकि रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमेशा जोन्स के अंदर होती हैं, अपर जोन, मिडल जोन, लोअर जोन। सेम गोज विद द लेफ्ट लंग, अपर जोन, मिडल जोन, लोअर जोन, with a homogeneous opacity or consolidation on the present in the middle zone of the lungs. Cardiac shadow, cardiac silhouette is normal. Other osseous structures are intact. That's it. ठीक है. What is your differential diagnosis? सर मेरा differential diagnosis consolidation है. Consolidation से आपके आगे वाइवा शुरू हो जाएगा जी. कौन सा ऑर्गेनिज्म इस एज के अंदर, कौन सा ऑर्गेनिज्म? सर जी माइकोप्लाज्मा निमोनिया या स्ट्रेप निमोनिया हमारे पास मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो कि कंसोलिडेशन करवा रहे हैं. ठीक है. तो एज ग्रुप के हिसाब से आपको पता होना चाहिए जी कौन सी एंटीबायोटिक्स देंगे जी हम लोग, ये एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए थ्योरेटिकल. ये थ्योरेटिकल सबसे पहले जब आपने एक्सरे रीड कर लिया तो नाउ इट्स द थ्योरी पार्ट. आपने थ्योरी पार्ट को पढ़ना है बुक से और थ्योरी पार्ट को आपने आगे लेके चलना है. अच्छा, ये हमारे पास एक एक्सरे है. ठीक है. इस एक्सरे के अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पूरी उड़ी हुई है. ठीक है. आपका राइट लेफ्ट साइड पूरी वाइट आउट है. पूरी लेफ्ट साइड वाइट आउट. तो ये किस चीज का? सेम ये आपके पास लोबार नमूनिया है. ठीक है. आपके पास पूरी लेफ्ट साइड उड़ी हुई है. अच्छा, आगे चलते हैं. ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरे है. ठीक है. ये हम लोगों के पास एक आएगा, हमारे पास एक स्टेशन आएगा कि टू अ चाइल्ड was born on 28 या 29 weeks, who required resuscitation at birth. Now the patient is on ventilator. X-ray have been done, which is जो कि एक्सरे आपके पास सामने लगा हुआ है. ठीक है. अब आप बताओ इसमें ये क्या है एक्सरे के अंदर. इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास इसमें जो आपको पता होना चाहिए, ये हाइलीन मेम्ब्रेन डिजीज या फिर आपके पास आरडीएस का एक्सरे है. रीड आप सेम उसी तरह से करोगे. ठीक है. सेम उसी तरह से रीड करना है. जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब नजर आ रही है. पहली बात. दूसरा, आपके पास यूवीसी लाइन नजर आ रही है. ये दो चीजें आपके पास इसमें इंपॉर्टेंट नजर आ रही हैं जो कि एग्जामिनर ने पूछनी है. उसको ये चाहिए ये दो बातें कि आपने ये दो बातें उसको बतानी है. ठीक है. वो आपसे पूछेगा और आपने वहां बताना है कि सर जी इसमें देयर इज एन एंडोट्रेकियल ट्यूब एंड देयर इज अ यूवीसी लाइन. ठीक है. और क्या है ये जी? ये आरडीएस है. आगे से वो आपसे थ्योरी पूछेगा जी आरडीएस के ग्रेड्स बता दें. आपको ये पता होना चाहिए ग्रेड 1 2 3 4 4 ग्रेड्स होते हैं. पहले मैं आपके पास सर जी स्मॉल ओपेसिटी कौन सी अब आपसे पूछेंगे जी कौन से वीक्स के अंदर सर्फेक्टेंट बनता है. जी सर 28 से 32 वीक्स के अंदर सर्फेक्टेंट बनता है और 32 वीक्स के बाद सर्फेक्टेंट ऑलमोस्ट बन चुका होता है. आरडीएस कब प्रेजेंट करता है? सर आफ्टर 6 आवर्स ऑफ लाइफ. समटाइम्स ऐसा होता है कि एट बर्थ, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके पास 32 वीक्स का भी बच्चा होता है लेकिन आफ्टर 6 आवर ऑफ लाइफ बच्चा मोन करता है और आरडीएस डेवलप कर जाता है मरीज को. ठीक है. फिर आपसे वो पूछेंगे जी आप हमें बताएं कि आप सर्फेक्टेंट कौन सा डालेंगे. जी सर्फेक्टेंट हमारे पास बोविन टाइप आ रहे हैं. हमारे पास सर्वेंटा के नाम से आता है, ब्लिस के नाम से आता है, स्कोरुसेफ के नाम से आता है. मल्टीपल टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट आपको पता होना चाहिए. किस तरह डालेंगे, टेक्निक. अब आपकी ये थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हो गया. जब आपने एक्सरे रीड कर लिया तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट शुरू हुआ. ठीक है. ग्रेड 1 है जी. ग्रेड 1 सर पूछेंगे इसमें ये इसका कौन सा ग्रेड है? सर ये ग्रेड 4 है. क्यों ग्रेड 4 है? सर कार्डिक शेडो विजिबल नहीं है. देर इज नो कार्डिक शेडो विजिबल. डायफ्राम विजिबल नहीं है. सर पूछेंगे ग्रेड्स बता दें. सर ग्रेड 1 स्मॉल ओपेसिटीज, ग्रेड 2 रेटिकुलोग्रानुलर पैटर्न, ग्रेड 3 के अंदर सर कार्डिक शेडो नहीं होता और ग्रेड 4 के अंदर टोटली वाइट आउट लंग्स होते हैं. ठीक है. फिर सर पूछेंगे अच्छा आप मुझे बताएंगे सर्फेक्टेंट डाल दिया, सर्फेक्टेंट की डोज बता दें. तो यहाँ से आपका थ्योरेटिकल पॉइंट शुरू होना है. तो ये एक्सरे रीड करेंगे तो आपका फर्दर आगे वाइवा चलेगा. अच्छा, इसका सिनेरियो. देर इज अ पेशेंट हु केम टू यू. सॉरी, इसमें ये बताएंगे कि आपके पास एक बच्चा है. ठीक है. जो आपका आपके अपने हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ है विद एपगार 4 6. ठीक है. आपने उसको इमिडिएट कराई नहीं थी. आपने उसको एम्बूबैग किया. एम्बूबैग करने के बाद आप लेकर आए उसको अपने आईसीयू के अंदर, निकुन एनआईसीयू के अंदर. वहां पे आपने उसको ऑक्सीजन अटैच की बट द पेशेंट वाज साइनोस्ड.
The left side of the chest was bulging. On auscultation, there was no air entry on the left side, and there was decreased air entry on the right side. ठीक है. What is your differential diagnosis? तो आपके सामने ये एक्सरे लगा हुआ होगा. आपने सबसे पहले अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताने हैं. सर, देयर कुड बी कंजेनिटल निमोनिया, देयर कुड बी डायफ्रेगमेटिक हर्निया, देयर कुड बी आरडीएस. आपने एक्सरे देख के डायरेक्ट जंप नहीं कर जाना कि ये एक्सरे लगा हुआ है तो मैं एक्सरे बता दूं, यही डायग्नोसिस बता दूं. नहीं, आपका हर डीडी का नंबर है. ठीक है, उसके बाद वो बताएंगे सपोज दिस इज कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया. नाउ रीड द एक्सरे. आप बताओगे सर दिस इज एन एक्सरे ऑफ नियोनेट विद एपी व्यू विद मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल. With multiple air fluid levels present on the left side, and the cardiac shadow is more on the right side, या cardiac shadow is shifted to the right side. The diaphragm of left side is not visible. Other osseous structures are intact. ठीक है. What is your differential diagnosis? सर, मेरा differential diagnosis diaphragmatic hernia. Now the theory portion will start कि जी बताएं diaphragmatic hernia है तो how will you treat it? सर, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की जो सर्जिकल काउंसलिंग करूंगी, मैं पेशेंट को एम्बू बैग नहीं करूंगी. अगर मैंने इसको मैं ईटीटी पास करूंगी, एनजी पास करूंगी. आई विल डिकम्प्रेस द एब्डोमेन, आई विल डिकम्प्रेस द स्टमक. ठीक है, तो आप इसकी थ्योरेटिकल पार्ट आगे से स्टार्ट हो जाता है. व्हाट इज द मोस्ट कॉमन जो आपके पास है, तो वो आपको पता होना चाहिए. बॉड लेग सबसे इम्पोर्टेंट है, लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसकी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है. देयर इज नो मेडिकल मैनेजमेंट, तो यू शुड नो दैट. ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आगे. अच्छा, ये हमारे पास क्या है? हमारे पास ये बायलैटरल डिफ्यूज लंग इन्फिल्ट्रेट है. सेम आपने उसी तरह से एक्सरे पढ़ना है. अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट चीज क्या है? इसमें सिग्निफिकेंट चीज ये है कि आपके पास यहाँ पे एक पेस मेकर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पे इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर लगी हुई है. तो आपसे जो भी एग्जामिनर है वो ये सुनना चाहेगा कि आप बताएं कि और कोई चीज है. सो सर, यस, देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. ठीक है, बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स हैं और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है. तो ये किस चीज का एक्सरे है सर? ये ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे. सेम गोज हेयर, ये भी सेम ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे है. अच्छा, ये क्या चीज है? ये आपके पास क्या है? एक मरीज आया है, एक नियोनेट आया है जो कि 28 वीक का नियोनेट है. आपके पास डिस्चार्ज हो गया. आपके पास 1 वीक बाद बच्चा दोबारा आया विद कंप्लेन आपके पास, और ये बच्चा आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ रहा है. बच्चा आपके पास डिस्चार्ज हो गया. 1 वीक बाद ये हमारे पास दोबारा आया विद कंप्लेन ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड साइनोसिस. बच्चे का एक्सरे करवाया तो एक्सरे में ये फाइंडिंग्स आ रही हैं. जी बताएं, ये क्या फाइंडिंग्स? तो आपने सेम गोज के आपने सर इसमें ये इस तरह से ट्रेकिया विजिबल नहीं है, कार्डियक शैडो इज नॉट विजिबल, कार्डियक शैडो इज नॉट विजिबल. ठीक है. और साथ आपने बताना है कि सर एयर ब्रोंकोग्राम्स इसके अंदर नजर आ रहे हैं मुझे. ठीक है, एयर ब्रोंकोग्राम्स क्या होते हैं? ब्रोंकस जो है आपके पास, स्मॉल ब्रोंकियोल जो हैं, एयर उसमें मौजूद होती है विद अ वाइट बैकग्राउंड, तो वो एयर ब्रोंकोग्राम्स होते हैं. ठीक है, अब आपको इसकी जो क्लिनिकल सिनेरियो है उससे समझ आ गई कि ये बच्चा प्रीटर्म था. हमने इसको 1 महीने तक एडमिट रखा. एडमिट रखने के बाद जब ये घर गया तो इसको साइनोसिस डेवलप होना शुरू हो गई. क्या हो सकता है जी? बीपीडी, ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया. यहाँ से थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू होगा कि अब बताएं ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया है तो व्हाट विल यू डू? सर, परमानेंट ट्रीटमेंट? देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट. आप इसको सिर्फ नेबुलाइजेशन, आप इसको साबाज, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, वेंटोलिन और एटम से नेबुलाइज करवाएंगे. ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक से नेबुलाइज कराएंगे. सर, इसको लो फ्लो ऑक्सीजन अटैच करके रखेंगे. ये इसका आपके पास ट्रीटमेंट है. देयर इज नो परमानेंट ट्रीटमेंट इसका. बीपीडी का कुछ भी नहीं है.
इसके अलावा पूछेंगे देर इज एनी अदर फाइंडिंग। जी सर, आपके पास जो है ना इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है सर, इसके अंदर एक एनजी पास्ट है, ये दो चीजें हैं। और कोई चीज है सर? यस, देर इज अ कार्डियक मॉनिटर के वो अटैच हुआ है, ये आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर, अगर आप गौर करें तो वो अटैच हुआ है, ठीक है। ये एंडोट्रेकियल ट्यूब है, ये आपके पास एनजी ट्यूब डली हुई है, बीपीडी। अच्छा, ये अगला एक्सरे है। पेशेंट आपके पास सेम वही थ्योरेटिकल पॉइंट के, आपके पास एक मरीज है, मरीज आपके पास वेंटिलेटर के ऊपर है, अचानक से पेशेंट ने सैट स्टॉप कर ली, ठीक है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस? अच्छा, आप सबसे पहले उसको बताओगे एग्जामिनर को, नॉट जंप टू द डायग्नोसिस, आप बताओगे एक्सरे देखते साथ ही, ये नहीं कि जी सर निमोथोरैक्स है, नहीं ऐसा नहीं है। यू वॉन्ट जंप टू द डायग्नोसिस, आप उसको बताओगे सर मैं सबसे पहले देखूंगी क्या ईटीटी मेरी जगह पे मौजूद है, क्या सर ईटीटी ब्लॉक तो नहीं है, क्या सर ऐसा तो नहीं है कि मेरी ईटीटी राइट साइड के ऊपर ज्यादा गई हुई है, सर ऐसा तो नहीं है कि मैं देखूंगी कि मेरा वेंटिलेटर का वेंटिलेटरी जो वेंटिलेटर मशीनरी जो है वो खराब है, पीछे से ऑक्सीजन तो नहीं आ रही। उसके बाद सर मैं देखूंगी कि नीमोथोरेक्स तो नहीं डेवलप कर गया, बैरोट्रॉमा तो नहीं डेवलप कर गया, तो आपको सिंपल सा वो कहेगा दिस इज एन एक्सरे ऑफ दैट चाइल्ड, ठीक है। उसके बाद आप एक्सरे रीड करोगे कि सर आपके पास जो है ना वो लेफ्ट साइड के ऊपर इंक्रीज शैडोइंग है, ठीक है। डायफ्राम विजिबल नहीं है, डायफ्राम नीचे गया हुआ है, डायफ्राम जो है वो डिस्प्लेस्ड है डाउनवर्ड, ठीक है। ट्रेकिया आपके पास राइट साइड के ऊपर शिफ्टेड है, तो ये क्या हो सकता है जी? ये निमोथोरेक्स है। क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहले निडल थोराकोटमी करवाओगे, ठीक है, या फिर आपके पास चेस्ट ट्यूब डालेंगे एट द एंड, चेस्ट ट्यूब जो इजी ट्यूब जिसको हम लोग कह देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, निमोथोरेक्स। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास एक्सरे है, एक मरीज आया है, मरीज जो है वो विद अ कंप्लेन विद एन एब्डोमिनल डिस्टेंशन और विद डिक्रीज ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, शॉक में आया है, ठीक है। आपने उसका एबीसी चेक कर लिया, उसके बाद जब आपने उसका एक्सरे करवाया तो एक्सरे के अंदर ये आया। What is your differential diagnosis? Sir, there is an air under diaphragm और there could be perforation, ठीक है। acute abdomen के साथ एक मरीज आपके पास आया है, तो परफोरेशन के साथ एयर अंडर डायफ्राम। हमेशा याद करना है कि एयर अंडर डायफ्राम में आपके पास डायफ्राम की मार्किंग अलग होगी, ये डायफ्राम की मार्किंग है वाइट सी जो आपके पास एरिया नजर आ रहा है, और उसके बाद ये एयर है, ये एयर अंडर डायफ्राम है, और ये एक्यूट एब्डोमेन या एब्डोमिनल परफोरेशन के साथ आपके पास मरीज आया है विद शॉक। ट्रीटमेंट सर मेडिकल ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक शॉट देने हैं। ए बी सबसे पहले हमेशा याद रखना, सबसे पहले आपने ABC मॉनिटर करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। उसके बाद आपने मेडिकल मैनेजमेंट, सर मैं एनजी पास करूंगी, मैं उसको डीकम्प्रेस करूंगी, एनपीओ करूंगी, मैं एंटीबायोटिक एनारोबिक और एरोबिक कवर दूंगी, सर्जिकल कॉल अटेंड करवाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके पेन रिड्यूस करेंगे, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके पास। अच्छा, उसके बाद ये एक्सरे है, इसके अंदर एक्सरे में आपको क्या नजर आ रहा है सर? वही सेम इंग्लिश में आपने सारा बता देना है। इसमें सिग्निफिकेंट चीज क्या है? सिग्निफिकेंट चीज ये है कि डिक्रीज डिक्रीज आपके पास लंग्स मार्किंग डिक्रीज है, कार्डियक शेडो इंक्रीज्ड है, ठीक है, और मेडिएस्टिनल वाइडनिंग है, और आपके पास जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर है वो भी ज्यादा विजिबल है, ठीक है। ये आपके पास किस चीज का एक्सरे? पेरिकार्डाइटिस का, वाटर बॉटल साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर बॉटल साइन। पेरिकार्डाइटिस लीडिंग टू पेरिकार्डल इफ्यूजन। और पेरिकार्डाइटिस का आपको, पेरिकार्डल इफ्यूजन का आपको पता होना चाहिए कि पेरिकार्डल इफ्यूजन की क्या कॉजेज हैं। पेरिकार्डल इफ्यूजन के अंदर आपके पास मफल्ड हार्ट साउंड्स आएंगी, आपके पास बैक बैक ट्राइड बनेगा, ठीक है, जिसमें जेवीपी रेज्ड होगी, ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पेरिकार्डाइटिस है, क्या है? वाटर बॉटल साइन। ये आपके पास एक नियोनेट है, एक एक सिनेरियो है, सिनेरियो आएगा कि आपके पास एक नियोनेट डिलीवर हुआ है, बच्चा इनिशियली वाज देयर वाज नो क्राई, और आपने बच्चे को एम्बूबैग किया, एम्बूबैग करने के बाद आप बच्चे को लेकर आए हैं एनआईसीयू में, जहाँ पे बच्चा अपनी सैट्स मेंटेन नहीं कर रहा। आपने एबीजीज कराई जिसके अंदर PO2 जो है वो आपके पास 62%, 62 है, ठीक है। एक्सरे
करवाया, या फिर एक्सरे अभी आपको वो नहीं दिखाएंगे, एक्सरे अपने पास रखेंगे ना, आपने एक्सरे देखना है। वट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस सर जी? जितना उसका PO2 है तो इस हिसाब से देर इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज। और सब पूछेंगे अच्छा जी साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन कौन से होते हैं, आपने बता देना जी सर TGA साइनोटिक हार्ट डिजीज है। इसके अलावा सर टोटल अनॉमलस पल्मोनरी फ्लो, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, सर एब्सटीन एनॉमली, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट। ठीक है, तो आपने ये चीजें बता देने कि सर ये सारी साइनोटिक हार्ट डिजीजेस है। फिर आपको वही एक्सरे देंगे कि दिस इज एन एक्सरे ऑफ अ चाइल्ड, नाउ यू रीड इट। आप इसमें बताओगे सर देयर इज अ दिस इज एन एक्सरे ऑफ अ नियोनेट विद AP व्यू विद lungs, right lung is not properly seen, where the there is a cardiac shadow is enlarged, or diaphragm is normal, the film is not rotated, exposure is normal। क्या है जी सर? बॉक्स शेप हार्ट है। बॉक्स शेप हार्ट है, क्या हो सकता है? एप्स्टीन अनोमली हो सकती है। एप्स्टीन, अब आगे आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हो जाएगा जी। एप्स्टीन अनोमली बताएं कि एप्स्टीन अनोमली क्या है। सर एप्सिन एनोमली क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल्व है, सिंपल। ठीक है, और राइट हार्ट डिसफंक्शन है, जिसकी वजह से राइट हार्ट डिसफंक्शन होता है, मरीज साइनोसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हार्ट फेलियर के साइंस के साथ आएगा। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सर इस आगे से पूछेंगे कि आप ECG फाइंडिंग्स क्या है सर? ECG फाइंडिंग्स में टॉल P वेव्स हो सकती हैं, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल हो सकता है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। कैसे देखना है राइट बंडल बंडल ब्रांच ब्लॉक? सर V1 V6 को मैं देखूंगी, MOW साइंस होंगे। V1 में M साइन होगा और V6 के अंदर W साइन होगा, सिंपल। आपने एक और साइनोसिस डेवलप हुई होगी, तो एप्स्टीन एनोमली है, बॉक्स शेप है। गॉन स्ट्रिंग अपियरेंस है, TGA का है ये आपके पास। एक्सरे बच्चा आया वही सेम साइनोसिस के साथ, एक्सरे करवाया तो मीडियास्टिनल वाइडनिंग है। ठीक है, तो एगॉन स्ट्रिंग अपियरेंस। ये आपके पास बूट शेप हार्ट है, ऑफ का पेशेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास हार्ट फेलियर का एक्सरे है। ठीक है, कैसे पता चला जी? कार्ले बी लाइंस आ रही हैं, इंक्रीज हार्ट साइज है। ठीक है, आपके पास कार्डिक पोप्स अटैच हैं, कार्डिक लाइन जो कार्डिक मॉनिटर के साथ लाइंस अटैच होती हैं वो लाइंस अटैच्ड हैं, इंक्रीज हार्ट शेडो है। आपके पास कार्ले बी लाइंस हैं। कार्ले बी लाइंस कैसी होती हैं? बैट, जिस तरह बैट शेप्ड, बैटमैन का जिस तरह साइन होता है इस तरह से बैट शेप्ड आपके पास लंग्स फील्ड आ रही होती है, तो वो कार्ले बी लाइंस हो रही होती है। ये हमारे पास किसी चीज का एक्सरे है, नेक्रोटाइजिंग इंटरकोलाइटिस। ठीक है, एक बच्चा है आपके पास आया, प्रीटर्म था, आपने उसको फॉर्मूला फीड दिया, बच्चे का एब्डोमिनल डिस्टेंशन डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन डेवलप होना शुरू हो गई, ये आपके पास एक्सरे है। ठीक है, आप ये बताएं ये क्या है? तो ये बेसिकली आपके पास मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स हैं। ठीक है, पोर्टल वेनस गैस। ठीक है, नीमो इंटेस्टाइनलिस इसमें डेवलप। नीमो इंटेस्टाइनलिस क्या है? आपके पास जो इंटेस्टाइन्स हैं, इंटेस्टाइन जो है उसकी वॉल के अंदर एयर होती है। बेसिकली इसके अंदर फिलहाल वॉल के अंदर एयर नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या चीजें होती हैं? नीमो इंटेस्टाइनलिस है, पोर्टल वीनस शेड गैस, गैस इन द पोर्टल वीनस सिस्टम है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने बता देना है। उसके बाद नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस के ग्रेड्स हैं, आपसे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, ग्रेड्स बताएं। स्टेज 1 क्या है, स्टेज 2 क्या है, स्टेज 2B, स्टेज 2C क्या है। ठीक है, स्टेज 3 स्टेज 4 क्या है। हर चीज आपको पता होना चाहिए कि सर हेमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ये हैं, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में ये हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऐसे होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर आपके पास एरिदीमा अराउंड द अम्बिलिकस है, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, रेडियोलॉजिकल क्लिनिकल फाइंडिंग्स के अंदर आपके पास एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ब्लड इन स्टूल्स है। ठीक है, तो आपके पास स्टेजेस आपको लाजमी आनी चाहिए। ठीक है, के नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस की स्टेजेस क्या है? बेल्स स्टेजिंग होती है। ठीक है, ये अच्छा, ये क्या चीज है? ये पिछले टॉक्स में आया था। ये जो अभी अगस्त 2024 के अंदर जो अभी टॉक्स हुआ लास्ट जो, उसके अंदर ये आया था। क्या था सिनेरियो? सिनेरियो ये था कि एक बच्चा है जो कि आपके पास नियोनेट है, 3 डेज ओल्ड, 2 डेज ओल्ड है। पेशेंट को फीड कराई गई, फीड कराने के बाद पेशेंट
का abdominal डिस्टेंशन डेवलप होना शुरू हो गई और मल्टीपल देयर वर मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ वॉमिटिंग। पेशेंट को जब एनजी पास की गई, देयर वाज बिलस एस्पिरेट। नाउ व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? उन्होंने एक्सरे नहीं दिखाया था। आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बता देना सर पैरालिटिक इलियस हो सकता है, सर पेशेंट को जो है ना वो सेप्टिक इलियस हो सकता है, पेशेंट को ड्यूडेनल एट्रीजिया डेवलप हो सकता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस डेवलप हो सकता है। फिर वो आपसे पूछेंगे जी अच्छा ड्यूडेनल एट्रीजिया पाइलोरिक स्टेनोसिस क्यों नहीं है, सेप्टिक इलियस क्यों नहीं है, वो बताए आप बता, वो कहेंगे कि सर वो कहेंगे सीआरपी अनरिमार्केबल है, डब्ल्यूबीसी सीबीसी अनरिमार्केबल है। ठीक है। तो इस तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता ड्यूडेनल एट्रीजिया के ऊपर लेकर जाएंगे, और ड्यूडेनल एट्रीजिया के बाद वो पूछेंगे अच्छा इस एक्सरे के अंदर क्या नजर आ रहा है, डबल बबल साइन नजर आ रहा है मुझे, कार्डिक मॉनिटर के प्रोब्स अटैच्ड हैं, लंग्स फीड, लंग्स के ऊपर लाजमी कमेंट करना है इसके अंदर के सर लंग फीड जो है वो टोटल वाइट आउट ऑफ द लंग्स है, कार्डिक शेडो इज नॉट विजिबल, डायफ्राम इज नॉट विजिबल, एक्सरे इज नॉट रोटेटेड विद गुड एक्सपोजर एंड यूवीसी हैव बीन पास्ड। इसके अंदर देखें आप यूवीसी लाइन डली हुई है बच्चे को। ठीक है। ये ट्रीजिया का शेड्यूल। अच्छा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक्सरे है और ये अक्सर आ जाता है। ठीक है। ये हमारे पास गॉशर डिजीज का एक्सरे है। ठीक है। गॉशर डिजीज का एक्सरे है। अर्लिन मेयर फ्लास्क। हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो एफएससी थी या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मेडिकल के अंदर भी जाके हम लोगों के पास जो बायोकेम लैब्स के अंदर फ्लास्क होते थे, तो इट लुक लाइक अ फ्लास्क। ठीक है। तो इसलिए अर्लिन मेयर फ्लास्क बेसिकली ये है। गॉशर डिजीज की वो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट, गॉशर डिजीज इज इम्पोर्टेंट। ये जो सिम्स में जो टॉक्स होते हैं, जो सिम्स के अंदर दिखाते हैं कि जी ये टॉक्स का जो एक क्रैश सा एक पोर्शन कराते हैं वो लोग, तो गॉशर डिजीज वहां पे अक्सर आया होता है। और गॉशर डिजीज इंपॉर्टेंट, ये पार्ट 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आईएमएम के लिए भी इंपॉर्टेंट है गॉशर डिजीज। ठीक है। इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होना पता होना चाहिए कि जी कौन सा आपके पास जब बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे तो उसके अंदर क्या आएगा। ठीक है। लिपिड फिल्ड होंगे सेल्स के अंदर। दूसरा फिर ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी टाइप है, न्यूरोलॉजिकल टाइप है, एक नॉन न्यूरोलॉजिकल टाइप है, सीबीसी में क्या फाइंडिंग्स होंगी, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगी नहीं होगी, कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसीज है। ठीक है। तो ये आपके पास ये पता होना चाहिए गॉशर डिजीज क्या है। अच्छा, ये हमारे पास आगे एक फर्दर एक और एक्सरे है जो कि अक्सर आता है। ये हमारे पास एक बच्चा आया है जो कि 4 मंथ्स ऑफ एज के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट किया है, 3 मंथ्स ऑफ एज के ऊपर प्रेजेंट किया है विद प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। और पेशेंट के इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जो है ना वो एबीजीज और इलेक्ट्रोलाइट्स करवाए जिसके अंदर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस था विद हाइपोकैलीमिया। पेशेंट का आपने एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन के ऊपर देयर वाज अ मास जो कि ऑलिव शेप, नॉर्मली ऑलिव शेप मास होता है लेकिन देयर वाज अ मास। और नाउ यू हैव गॉन थ्रू अ रेडियोलॉजिकल एग्जाम, व्हाट इज योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस? तो अभी एक्सरे आपके सामने नहीं है, आपने बताना है कि सर जी GERD could be my first differential diagnosis, after that I will go for the pyloric stenosis। अच्छा, ये आपके पास एक्सरे है, now you will read it, sir there is a barium swallow which shows देयर इज अ बेरियम swallow है जो कि आपके पास आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो रहा, जो कि फर्दर आपके पास पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से आगे नहीं जा रहा। कार्डिक जो स्फिंक्टर है वो तो नॉर्मल है, लेकिन पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है जिसकी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, जिसको आपको पता होना चाहिए कि 10 mm से ज्यादा अगर है तो वो हाइपरट्रॉफी है वहां पे। ठीक है। तो वहां से आगे सर पास नहीं हो पा रही द डाई विच वी हैव गिवन टू द चाइल्ड वाया एनजी ट्यूब इज नॉट गेटिंग पास्ड फ्रॉम द पाइलोरिक पार्ट, सो दिस इज एक्सरे ऑफ अ चाइल्ड विद पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है। फिर आपसे वो फर्दर आपको पूछेंगे अच्छा आपने रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग के अंदर और कोई फाइंडिंग करा सकते हो? सर मैं अल्ट्रासाउंड करवा सकता हूँ। अल्ट्रासाउंड में क्या देखूंगा? सर मैं देखूंगा कि इसका थिकनिंग कितनी है पाइलोरिक स्टेनोसिस की। अच्छा, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर मैं इसको जो है ना वो बलून ओपनिंग कर सकता हूँ। सर मैं इसको जो है ना वो अ, इसकी मोटिलिटी इंक्रीज करवाने के लिए मेडिकेशंस दे सकता हूँ। सर मैं एनजी ट्यूब एनजी फीडिंग पेशेंट के लिए एडवाइस कर सकता हूँ। तो दिस कुड बी योर आंसर। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि पाइलोरिक स्टेनोसिस की थ्योरी क्या है तो यू विल प्रोसीड दिस। अच्छा, ये क्या है? इन्वर्टोग्राम है, क्यों यूज होता है ये हमारे पास? जो भी बच्चे हाई एनोरेक्टल डिफॉर्मिटी या मैलफॉर्मेशन या लो लेवल
एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन के साथ होते हैं, उनमें ये इन्वर्टोग्राम यूज होता है। बच्चा abdominal डिस्टेंशन के साथ आता है, स्टूल पास नहीं कर रहा, आपने क्या किया, बच्चे को उल्टा किया, बैक साइड पे रेडियो ओपैक कोई भी मटेरियल लगाया, जो क्वाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपने उसका एक्सरे करवाया, एक्सरे में आपको पता चल जाएगा जी बर्ड बीक बन रही है यहाँ पे, या फिर ये लो लेवल है हाई लेवल है। अगर यहाँ पे जाके बर्ड बीक बनती है तो इट मीन इट्स लो लेवल, अगर यहाँ पे जाके कहीं बर्ड बीक बनती है तो इट मीन इट्स हाई लेवल रेक्टल मैलफॉर्मेशन। इन्वर्टोग्राम, अच्छा ये क्या चीज है? ये हमारे पास सामने देखने में नजर आ रहा है कि बच्चा है जिसकी हमारे पास बेंडिंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स है। ठीक है, ये बेंडिंग ऑफ द लॉन्ग बोन्स है, यहाँ पे आपके पास एंड फ्रेइंग नजर आ रही है। ठीक है, तो ये किस चीज का एक्सरे है? ये रिकेट्स वाले बच्चे का एक्सरे है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास टीबिया और फीमर दोनों नजर आ रही हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है? एब्सेंट फेमरल एपिफिसिस। अच्छा प्रेजेंट किया है, अ चाइल्ड प्रेजेंटेड यू एट द एज ऑफ 2 years ऑफ एज। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट किया विद डिले डेवलपमेंटल माइलस्टोन। और आपने उसका एक्सरे करवाया लॉन्ग बोन्स का, तो आपके पास क्या हुआ? फीमर फीमर एपिफिसिस विजिबल नहीं है। आपके पास फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होगा सर? हाइपोथायरॉयडिज्म कुड बी देयर। ठीक है, तो आपके पास ये हाइपोथायरॉयडिज्म का एक्सरे है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्या चीज है? ये भी अक्सर अक्सर और बेशतर ये वाला एक्सरे हमारे पास बॉक्स के अंदर उन्होंने लगाया हुआ होता है। क्या सिनेरियो होता है? एक बच्चा है जिन्होंने अपना घर शिफ्ट किया। घर शिफ्ट करने के बाद बच्चा पेल होना शुरू हो गया आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, अ, आपने उसका एक्सरे करवाया, एक्सरे के अंदर दिस इज द फाइंडिंग। ठीक है, तो ये क्या है? आप इसको बताओगे कि सर लेड डेपोजिशन हुई भी है बच्चे के फीसिस में। ठीक है, तो सर एनीमिया भी सेम यहीं पे एक्सप्लेन होता है कि लेड टॉक्सिसिटी की वजह से बच्चे को माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया डेवलप कर रहा है। ठीक है, और नए घर में शिफ्ट हुए हैं जहाँ पे लेड टेंट भी देयर, जिसकी वजह से बच्चे को लेड टॉक्सिसिटी डेवलप कर रही है। ठीक है, ये एक्सरे इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो आपसे पूछेंगे जी बताएं क्या आप देंगे ईडीटीए? दे सकते हैं सर हम। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि सर ये लेड डेपोजिशन हुई हुई है, ये लेड टॉक्सिसिटी का एक्सरे है। ठीक है, और ये लॉन्ग लॉन्ग बोन्स हैं। अच्छा, ये क्या चीज है? ये हमारे पास एफ का एक्सरे है। बच्चा आया आपके पास, आपने जो है ना वो आप बच्चा फ्रोथ फ्रोथ कर रहा है माउथ से ना, सन आपने बच्चा आया, वेल में आपने शिफ्ट कराया, वेल बेबी नर्सरी के अंदर, वहां पे फीड दी तो बच्चा साइनोसिस डेवलप कर गया। आप उस बच्चे को उठा के एनआईसीयू में लेकर आए, ऑक्सीजन अटैच की, जब एनजी पास की तो एनजी आपकी लूप में वापस आ रही थी। ठीक है, आपने एनजी पास करके जब उसका एक्सरे करवाया तो एक्सरे के अंदर एनजी वाज देयर इन द एनजी वाज देयर इन द फेरिंग्स। ठीक है, यहां से आगे गई नहीं है एक्सरे एनजी आपकी, इट मींस इट इक्वियोइसोफेगल फिस्टूला उस बच्चे को डेवलप हुआ हुआ है। ठीक है, ये आपने माइनर सी एक डिटेल है जो कि आपने देखनी है टफ के लिए। अच्छा, आगे हमारे पास वी यू आर किडनी। जब भी आपके पास नेफ्रो का कोई स्टेशन आता है तो ऑलमोस्ट वी यू आर 95% चांस है, 90% चांस है कि वी यू आर आएगा ही आएगा। तो वी यू आर को आपने ग्रेडिंग आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल ग्रेड क्या है? ग्रेड 1 के अंदर आपके पास रिफ्लक्स टूवर्ड्स द यूरेटर है, ग्रेड 2 में आपके पास रीनल पेल्विस तक रिफ्लक्स होता है, ग्रेड 3 के अंदर डायलिटेशन होती है। ठीक है, यूरेटर की, और ग्रेड 4 के अंदर आपके पास जो है ना वो कैलिक्स भी डायलेट है, आपके पास पेल्विस भी डायलेशन है, और आपके पास यूरेटर भी डायलेट है, और ग्रेड 5 के अंदर आपके पास ओवरऑल टॉर्टरस हुआ हुआ होता है। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वी यू आर।
अब ये एक एक्सरे है, सपोजिटली ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 का, तीनों का उसने ग्रेड्स के एक्सरे बताए हुए हैं। ग्रेड 1 का एक्सरे, ग्रेड 2 का एक्सरे, ग्रेड 3 का। अरे ठीक है, एमसीयूजी करवाया, एमसीयूजी करवाने के बाद जो है वो रिफ्लक्स नजर आ रहा है, ठीक है, वीयूआर नजर आ रहा है ऑन एमसीयूजी, ये एमसीयूजी हुआ हुआ है बच्चे का, ठीक है। तो ये समटाइम बच्चे ऐसे होते हैं, ये इसको जो बी वाली पिक्चर है, इसको स्टैगहॉर्न रीनल कैलकुलस से कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है वो नीचे वाला पोर्शन दिखाते नहीं, वो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो आपने बोथ साइड्स जमीन देखनी है, ठीक है, कि ये किस चीज का एक्सरे है। तो ये एमसीयूजी है, शोइंग ग्रेड, ये जो सी वाला पोर्शन है ग्रेड 5 है, फिर उसके बाद ग्रेड 4 है, और ये जो ए वाला है ग्रेड 3 है। तो ये एमसीयूजी के एमसीयूजी है। ये क्या चीज है? ये पीयूजे है, ठीक है। ये पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन है। कैसे? आपके पास जहां से किडनीज यूरिटर ओरिजिनेट कर रही होती हैं, जहां से यूरिटेरिक जंक्शन है, ये वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। आपने इंट्रावीनस पाइलोग्राम परफॉर्म किया, आईवीपी या आईवीपी परफॉर्म किया, जिसके बाद आपके पास किडनीज विजिबल हो गई, और शेडो आपके पास, डाई कहाँ कहाँ मौजूद है? डाई आपके पास ब्लैडर में डाई मौजूद है, थोड़ी सी डाई आपके पास यूरेटर में मौजूद है राइट साइड के ऊपर, और बाकी डाई आपके पास सारी किधर मौजूद है? किडनी के अंदर। तो ये हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हुआ हुआ है, ये पेल्वी यूरिटेरिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपके पास ये पिक्चर आ रही है। इसमें आगे फर्दर पूछेंगे कि आप पीयूजे जो है वो आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि पीयूजे की ट्रीटमेंट क्या है। क्या आपके पास पीयूवी है, मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड के अंदर आपके पास फॉले पास्ट है, फॉले पास्ट है, उसके बाद डाई इंसर्ट की। पीयूजे क्या है, पीयूवी क्या है? ये पल्वी यूरिथ्रल वॉल्व ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। पीयूवी है, आपने डाई इंसर्ट की, डाई इंसर्ट करने के बाद आपके पास ब्लैडर जो है वो विजिबल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो पिनाइल यूरिथ्रा है वो आपके पास विजिबल है, लेकिन देयर इज अ नैरोइंग प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द पिनाइल यूरिथ्रा एंड ब्लैडर। ये बेसिकली आपके पास यूवी है, ठीक है। आपको इसकी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए सर। बच्चे के अंदर नियोनेटल लाइफ के अंदर, जब वो एंटीनेटल लाइफ के अंदर पेशेंट को जो है वो की होल साइन नजर आएगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या है सर? इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वॉल्व को डायसेक्ट करना होता है, या फिर वॉल्व की डायलेट बलूनिंग कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्व बेसिकली आपके पास यूरिथ्रा, आपके पास यूरिथ्रा में यूरिन नहीं जाने देता, जिसकी वजह से बैक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास रीनल फेलियर के चांसेस इंक्रीज होते हैं, या हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। सेम वही पीयूवी है, ठीक है। ये आपको टेक्निक पता होना चाहिए सर। एक टांग आपने जो है ना वो उसकी फ्लेक्शन करनी है, एक टांग एक्सटेंशन करनी है, फॉलेस पास करना है, उसके बाद डाई इंसर्ट करनी है। ये आपके पास स्टैगहॉर्न स्टोन्स हैं, ये आपके पास पता होना चाहिए इस वक्त। क्यों? आपके पास किसी भी यूरिटर के अंदर डाई नहीं नजर आ रही, ना बैडर के अंदर डाई नजर आ रही है, सिर्फ क्या चीज आपके पास रेडियोल्यूसेंट हुई भी है इस वक्त? किडनी के पेल्विक सिस्टम, जो कि शो कर रहा है दैट देयर इज सम पैथोलॉजी, और वो स्टैगहॉर्न स्टोन्स है। ये आपके पास किडनी स्टोन्स की फोटो है। पता होना चाहिए आपने abdominal प्रिपेयर कैसे करना है, गट प्रिपेयर कैसे करना है। उसके बाद आपने एक्सरे करवाया, एक्सरे करवाने के बाद यू फाउंड सम रेडियोल्यूसेंट स्टोन्स, जो के राइट साइड ऑफ किडनी में स्टोन्स है। ये क्या है? ये हमारे पास हैंड फुट सिंड्रोम है। ये हमारे पास एक्सरे अक्सर आता है, ठीक है। ये हैंड फुट सिंड्रोम है। ये आपके पास हेमाटोलॉजिकल का जो पोर्शन होगा, हेमाटोलॉजी का जो, उसके अंदर ये आपके पास मौजूद होगा ये, ठीक है। हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोस, सॉरी, सिकल सेल, सिकल सेल के अंदर आपके पास हैंड फुट सिंड्रोम होता है। तो ये आपके पास ये एक्सरे मौजूद होगा सर। ये हैंड फुट सिंड्रोम का एक्सरे है।
एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम सेम। ये हमारे पास मोटे मोटे एक्सरेज हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर तौहीद, दैट वाज अ वेरी गुड लेक्चर। सब ये बेसिकली आज हमारा एक सैम्पल लेक्चर था, जो इन द कमिंग डेज हमारे कोर्स अनाउंस होना है फॉर द टॉक्स। डॉक्टर तौहीद काइंडली अपडेट के जो है हमने फाइनल डेट क्या रखनी है स्टार्टिंग की? अच्छा, हम लोगों का ये है कि ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ना जिनका आईएमएम का जो पेपर है वो 20 को है। पहले ये था कि 17 को इनिशियली इन लोगों ने सीपीएसपी वालों ने डेट दी थी, लेकिन अब जो पेपर हो रहा है ना वो 20 को हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 22 से ऑनवर्ड कर लेते हैं, है ना। ठीक है, दैट्स बेस्ट। इसमें सबका फायदा भी हो जाएगा और लोग सारे जो है ना फ्री भी हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। चलो सही। आप सब जरूर जो मेन ग्रुप है टॉक्स वाला उसके अंदर रिव्यू देना कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। कोई सजेशंस हो, कोई ऐसी चीज जो हम आने वाले जो हमारी क्लासेस होंगी जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें हम मजीद क्या ऐड कर सकते हैं या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जरूर ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू। थैंक यू सो मच।